Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. Students, in today's video we are going to talk about vocabulary and grammar portion of unit number 8, social media, a blessing or a curse. This is quite a common topic, but जिस तरीके से एक स्पेसिफिक पॉइंट को लेके समझाने की कोशिश की गई इस चैप्टर में, दैट वाज अमेजिंग. लिटरेरी पर्सपेक्टिव से मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस एज के बच्चों को, स्पेशली 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड के बच्चों को ये पॉइंट समझ आना चाहिए जो कि इस चैप्टर में डिस्कस हुआ. और जिस तरीके से इसको समझाया गया, दैट वाज अमेजिंग. ये टॉपिक हमारे सिलेबस में 9th 10th की बुक में भी था, मीडिया से रिलेटेड, लेकिन उसमें एक ट्रेडिशनल वे में चीज़ें समझाई गई थी. लेकिन जिस खूबसूरती से इस चैप्टर में राइटर ने इस चैप्टर को, उस पॉइंट को समझाने की कोशिश की, दैट वाज अमेजिंग. आई होप कि आपने वो वीडियो देखी होगी. अगर आपने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और ट्रांसलेशन को नहीं सुना तो आप टॉप राइट कॉर्नर से उसको एक्सेस कर सकते हैं. एडिशनली आपके आसानी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी उस चैप्टर को एक्सेस कर सकते हैं. आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे वोकैबुलरी इन ग्रामर पोर्शन की, जो इस चैप्टर के एंड पे है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टूडेंट्स, हैव अ लुक ऑन द टेबल ऑफ कंटेंट. हम किन किन पॉइंट्स पे बात करेंगे, रिलेटिव क्लॉजेस को देखेंगे, उससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो हम इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे. देन रिलेटिव प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. उसके बाद एक पैराग्राफ है, उसकी एक एक्टिविटी है, उसको सॉल्व करेंगे जो कि एडजेक्टिव से रिलेटेड है. पंक्चुएशन को देखेंगे और एंड पे एक एक्टिविटी है जिसमें आपको कुछ फ्रेजल वर्ब्स होंगे, उनके आपने सेंटेंसेस बनाने होंगे. सो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, दैट इज़ अबाउट क्लॉजेज़. बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़े का टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लॉजेज़ का. ऑल्दो कि अभी हम चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस को डिस्कस कर रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन क्लॉजेज़ और फ्रेजेस के ऊपर एक डिटेल्ड लेक्चर जो है इंशाल्लाह चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद मैं आपके लिए अपलोड करूँगा और आप उसको लाजमी देखिएगा. तो देखते हैं कि क्लॉज क्या होता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. अ क्लॉज इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेंटेंसेज हैविंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स consisting of a subject and a verb, and it can either form a complete thought that is independent or need additional information to be completed that is dependent. तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्लॉज के बारे में कि क्लॉज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ये सिंगल वर्ड नहीं होता. और दूसरी चीज़ कि इसमें सब्जेक्ट भी होता है और इसमें वर्ब भी होता है. अगर आपको कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स नज़र आए जिसमें आपको सब्जेक्ट तो नज़र आ रहा लेकिन वहाँ पे आपको वर्ब नज़र नहीं आ रहा तो वो क्लॉज नहीं होगा, ठीक है. और अगर आपको वर्ब नज़र आ रहा है और सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा तो वो भी क्लॉज नहीं होगा. तो इसका मतलब ये है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हों और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हों, ठीक है, तो उसको हम क्लॉज कहेंगे. फॉर एग्जांपल, शी एंजॉयज़ रीडिंग बुक्स. तो यहाँ पे शी जो है एक प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, और एंजॉयज़ एक वर्ब है. तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी मौजूद है, वर्ब भी मौजूद है, और शी एंजॉयज़ रीडिंग बुक्स 4 वर्ड्स हैं, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तो हम इसको कह सकते हैं ये क्लॉज है. अच्छा, इसमें क्योंकि फुल थॉट आ रहा है, पूरी बात समझ में आ रही है, तो हम इसे कहेंगे ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है. यानी कि एक ऐसा क्लॉज है जो आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, इसके साथ किसी और क्लॉज को मिलाने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर मैं बात करूं कि ऑल्दो शी एंजॉयज़ रीडिंग बुक्स, तो यहाँ पे ऑल्दो की वजह से ये डिपेंडेंट बना, क्योंकि अभी मुझे कंप्लीट बात समझ में नहीं आ रही. अगरचे उसे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो अब ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है. आपने देखा होगा कि मैंने इसके एंड पे फुल स्टॉप भी नहीं लगाया. रीज़न यही थी कि यहाँ पे एक कंप्लीट थॉट, हालांकि सब्जेक्ट भी मौजूद है और वर्ब भी मौजूद है, लेकिन एक कंप्लीट थॉट नहीं है. फॉर एग्जांपल, मैं कहूँ बिकॉज आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो अब ये पूरी बात नहीं है. जब तक मैं दूसरी बात इसके साथ शामिल नहीं करूँगा तो मुझे बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है. क्योंकि मैं बीमार हूँ तो मैं खाना नहीं खा सकता, मैं स्कूल नहीं जा सकता, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं लिख नहीं सकता, जो भी होगा. तो जब तक दूसरी बात यानी कि दूसरा क्लॉज इसके साथ हम नहीं मिलाएंगे तो हमें बात समझ में नहीं आएगी. तो इसीलिए मेरे पास हुआ डिपेंडेंट क्लॉज. ये डिपेंड करता है दूसरे क्लॉज पे कि जब तक दूसरा क्लॉज इसके साथ नहीं लगेगा हमें बात समझ में नहीं आएगी. ऑल्दो इसके अंदर सब्जेक्ट भी मौजूद है और इसके अंदर वर्ब भी मौजूद है. क्लॉज तो ये है, लेकिन ये हमारे पास हुआ डिपेंडेंट क्लॉज. अब चलते हैं हम रिलेटिव क्लॉज और रिलेटिव प्रोनाउन की जानिब, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज भी है. तो हम एक दफ़ा देखते हैं कि रिलेटिव क्लॉज क्या होता है. क्लॉज तो हमने समझ लिया. A relative clause is a type of dependent clause that modifies a noun or pronoun and typically begins with a relative pronoun. तो पहली चीज़ रिलेटिव क्लॉज के बारे में कि ये एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है. इसमें सारी बात यानी कंप्लीट जो थॉट इसमें मौजूद नहीं होता, इसमें पूरी बात जो है वो समझ में नहीं आती, ठीक है. और ये एक रिलेटिव प्रोनाउन के साथ स्टार्ट होता है. जैसे आपके सामने एग्जांपल्स हैं ब्रैकेट में, हु है, हुज है, विच और दैट. इस तरह के जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं
उसके साथ ये स्टार्ट होता है, ठीक है। और रिलेटिव क्लॉजेस प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन और प्रोनाउन दे आर मॉडिफाइंग। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? अ रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इंट्रोड्यूसेस अ रिलेटिव क्लॉज। अब ये दोनों बातें आपस में रिलेट कर रही हैं कि वहाँ रिलेटिव क्लॉज के बारे में ये कहा कि रिलेटिव क्लॉज एक तो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो एक रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझे तो एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल है, द स्टूडेंट हु स्टडीड द हार्डेस्ट गॉट द हाईएस्ट ग्रेड। अगर मैं हु स्टडीड द हार्डेस्ट की बात करूँ तो इस पूरे का ताल्लुक स्टूडेंट के साथ है, जो कि नाउन है, तो ये मेरे पास एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। और एडजेक्टिव क्लॉज की ही एक सब टाइप है रिलेटिव क्लॉज, जो कि हमने डेफिनेशन में भी देखा। और ये एक प्रोनाउन हु के साथ स्टार्ट हो रहा है, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब आप तीनों एग्जांपल्स में देख सकते हैं, हु के साथ, होम के साथ और दैट के साथ ये शुरू हो रहे हैं, जो कि हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। और वो क्लॉज जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन के साथ स्टार्ट हो, हम उसको रिलेटिव क्लॉज कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल में, द पर्सन होम यू मेट यस्टरडे इज माई फ्रेंड। तो होम यू मेट यस्टरडे का ताल्लुक है पर्सन के साथ। द बुक दैट शी रिकमेंडेड वॉज फैसिनेटिंग। दैट शी रिकमेंडेड का ताल्लुक जो है वो बुक के साथ है, जो कि एक नाउन है। तो ये मेरे पास क्या हुआ? एडजेक्टिव क्लॉज हुआ, ठीक है। आपने मिक्स नहीं करना कि सर एडजेक्टिव क्लॉज कोई और चीज़ है, रिलेटिव क्लॉज कोई और चीज़ है। रिलेटिव क्लॉज की एक निशानी ये है कि वो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ शुरू होते हैं, ठीक है। फिर प्रोनाउन का जो टॉपिक था उसमें ये चीज़ डिटेल में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी की जानिब, जहाँ पे वी आर सपोज टू अंडरलाइन द रिलेटिव क्लॉज इन ईच सेंटेंस एंड इनसर्कल द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इंट्रोड्यूसेस द क्लॉज। तो हमने बस अब इसमें यही काम करने के, एक तो रिलेटिव प्रोनाउन को निकाल लें और उसके बाद हमने रिलेटिव क्लॉज को निकाल लें। तो रिलेटिव क्लॉज निकालने का तरीका ये कि पहले रिलेटिव प्रोनाउन को निकालते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन जिस क्लॉज को इंट्रोड्यूस करेगा वो रिलेटिव क्लॉज ही होगा। ऑब्वियसली हमने ये पिछले स्लाइड में देख लिया। द बुक दैट आई गॉट फ्रॉम द लाइब्रेरी इज़ ड्यू टुमारो। दैट इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसको मैंने ब्लू के साथ बोल्ड किया, और आई गॉट फ्रॉम द लाइब्रेरी को रेड के साथ मैंने शो किया, और ये मेरे पास रिलेटिव क्लॉज है। माई फादर होम आई रिस्पेक्ट कंग्रेचुलेटेड मी ऑन अ जॉब वेल डन। रिस्पेक्ट जिसमें होम जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और आई रिस्पेक्ट जो है यानी कि होम आई रिस्पेक्ट जो है ये रिलेटिव क्लॉज है। The store no longer sold the computer that I wanted, तो that I wanted मेरे पास relative clause है। Then we have the child to whom you have spoken is my sister, whom you have spoken is relative clause। The tallest man who came to the show is my uncle Abid, who came to the show ये हमारे पास relative clause है। Then my first novel which was published last year was about my family, तो which was published last year इस पूरे का ताल्लुक जो है नॉवल के साथ है। अब देखें कि जितने भी हमारे पास ये क्लॉजेज हैं, that I got from the library, whom I respect, that I wanted, whom you have spoken, who came to the show, which was published last year, ये सारे के सारे हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हुए हैं। और देखें ये किस किस को मॉडिफाई कर रहे हैं। पहला क्लॉज जो है वो बुक को मॉडिफाई कर रहे हैं, सेकेंड क्लॉज फादर को, थर्ड वन कंप्यूटर को, फोर्थ वन चाइल्ड को, फिफ्थ वन मैन को, और सिक्स्थ वन नॉवल को। तो ये सारे के सारे किसी नाउन को, किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई करें। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको इसमें से कोई भी सेंटेंस समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोनाउन के टॉपिक में आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि हमारी जो एक्टिविटी है, जो प्रीवियस एक्टिविटी थी वो भी प्रोनाउन से रिलेटेड थी, रिलेटिव प्रोनाउन से, और आगे आने वाली एक्टिविटीज़ हैं उस पर भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो प्रोनाउन से रिलेटेड हैं। तो अगर आप प्रोनाउन के बारे में डिटेल्ड ओवरव्यू चाहते हैं, डिटेल्ड डिस्कशन चाहते हैं, तो आप बेसिक्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो सीरीज़ है आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। टॉप राइट कॉर्नर पे भी आपको आई बटन नज़र आ रहा है, वहाँ से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आप उसको जाके एक दफ़ा देख लें, ताकि अगर कोई आपके डाउट्स हैं तो क्लियर हो। अगर ये सारा पढ़ने के बावजूद अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी जो प्रीवियस एक्टिविटी थी वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड थी, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब यहाँ पे आपकी जो दूसरी एक्टिविटी है ये भी मोर और लेस वही एक्टिविटी है, और आई होप कि अगर आपको वो अच्छे से समझ आएगी तो आप इसको भी अच्छे से कर पाएंगे। वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज दिस इज़ द टाउन डैश आई स्पेंट माई चाइल्डहुड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हु का जो वर्ड है वो नॉर्मली हम लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, पीपल के लिए। जो साइड पे आपको तस्वीर नज़र आ रही है इसमें लिखा हुआ है। सेकंड वन होम, ये भी हम लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट प्लेस पे होने चाहिए। विच का जो वर्ड है एनिमल्स के लिए भी यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट्स के लिए भी यूज़ करते हैं। वाई रीजन्स के लिए, व्हेन टाइम के लिए, वेयर प्लेसेस के लिए, हुज पोजेशंस के लिए, और दैट रिलेट्स टू पीपल, एनिमल एंड थिंग। तो ये बाज़ दफ़ा लोगों के लिए भी इस्तेमाल होता है, बाज़ दफ़ा एनिमल्स के लिए और चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो दिस इज़ द टाउन वेयर आई स्पेंड माई चाइल्डहुड, तो ज़ाहिर है ये प्लेस के लिए तो हम यहाँ पे वेयर इस्तेमाल करेंगे।
दिस इज़ द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न इन अगेन प्लेस। इसरा गेव हर अ पेंसिल दैट शी पुट इन हर बैग एट वंस। तो दैट जो है वो चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है। दिस इज़ अली होम यू मेट लास्ट ईयर। तो अली के लिए हमने होम का वर्ड यूज़ किया जो कि इंसानों के लिए या लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। द पीपल हु लिव नेक्स्ट डोर आर नॉट वेरी फ्रेंडली। तो यहाँ पे पीपल के लिए हु का प्रोनाउन यूज़ होगा। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ टू फाइंड और वे होम। तो दैट चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है। शी वॉज रिस्पेक्टेड बाय द पीपल विद होम शी वर्कड। तो यहाँ पे होम का जो वर्ड है ये लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ऑब्जेक्ट प्लेस पे है। तो आई होप कि ये आपको ये एक्टिविटी भी अच्छे से समझ आई होगी। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की जानिब जो कि हमारी एक्टिविटी एडजेक्टिव से रिलेटेड है। तो उससे पहले एडजेक्टिव को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स क्वालिटीज़, क्वांटिटी और स्टेट। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं और उनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, उसकी क्वालिटी हो सकती है, उसकी क्वांटिटी हो सकती है, उसके नंबर्स में बताया जा सकता है, उसकी स्टेट हो सकती है, कुछ भी उसके बारे में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल शी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस टू द पार्टी। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल ड्रेस, अब ब्यूटीफुल का जो लफ्ज़ है ये ड्रेस को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है ये एडजेक्टिव है। द स्काई इज़ ब्लू, ठीक है। अब ये जो ब्लू का वर्ड है ये स्काई को मॉडिफाई कर रहा है। आपके लिए मैंने एक एडिशनल चीज़ यहाँ पे आपको समझाने के लिए कि एक तो ये जो ग्रीन में लिखा हुआ है ये हमारे पास एट्रीब्यूटिव यूज़ है और जो ब्लू में लिखा है ये हमारे पास प्रेडिकेटिव यूज़ है एडजेक्टिव का। आई होप कि आपको ये पता होगा कि एट्रीब्यूटिव यूज़ क्या होता है और प्रेडिकेटिव यूज़ क्या होता है। अगर आपको ये नहीं पता तो आपको एडजेक्टिव की कंप्लीट वीडियो देखनी चाहिए जो कि आपके साथ मैं पहले शेयर कर चुका हूँ और इसका भी आपको टॉप राइट कॉर्नर पर आई बटन नज़र आ रहा है। पहले तो इस पूरी एक्सरसाइज को देख लें और उसके बाद वापस जाके आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो बेसिक्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो सीरीज़ है वहाँ पे एडजेक्टिव के टॉपिक की मरतबा फिर देख लीजिए जिसमें मैंने उसको डिफ़ाइन किया अच्छे से, उसकी यूजेस बताएं कि उसमें एट्रीब्यूटिव यूज़ क्या है और प्रेडिकेटिव यूज़ क्या है। देन डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव को वहाँ डिस्कस किया है, उसके टाइप्स को डिस्कस किया और उसके बाद आपके लिए क्विज़ भी था। तो उस टॉपिक को जाके लाजमी सुनिएगा। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की जानिब। आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। आपको कुछ सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं और आपने उसमें बताना है कि एडजेक्टिव की कौन सी टाइप यहाँ पे डिस्कस हुई। ज़ाहिर है मैं यहाँ पे आपको सारी टाइप्स तो दोबारा से बताने से रहा, इसीलिए मैंने आपके साथ वो लिंक भी शेयर कर दिया और आप जो है वो उसको जाके एडजेक्टिव की वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं जो जितनी यहाँ पर टाइप्स यूज़ हो रही हैं आपको अलग से बता दूँगा। द कॉफ़ी वॉज मेड फ्रॉम फ्रेश ग्राउंड कोलम्बियन कॉफ़ी बीन्स। तो ये फ्रेश ग्राउंड कोलम्बियन कॉफ़ी बीन्स में जो हमारे पास फ्रेश ग्राउंड ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव है और डिस्क्रिप्टिव को आप एट्रीब्यूटिव भी कह सकते हैं, ठीक है। ये उसकी टाइप है और कोलम्बियन जब कह दिया तो इसका मतलब ये कोलम्बिया से है और ये हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव टाइप हुई। हुज चाइल्ड इज़ दिस, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहा है ये एडजेक्टिव, तो ऑब्वियसली ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। द फोर्थ बॉय बिकेम फर्स्ट इन द फाइनल एग्जाम। तो फोर्थ ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, फर्स्ट अगेन ऑर्डिनल एडजेक्टिव है और फाइनल डिस्क्रिप्टिव यानी कि हमारे पास एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। देन वी हैव देयर इज़ इनफ जूस फॉर माई ब्रेकफास्ट। तो इनफ जो है ये क्वांटिटेटिव है क्योंकि क्वांटिटी बताई जा रही है और माई ब्रेकफास्ट, माई जो है ये पोजेशन को शो करता है तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव हुआ। देन वी हैव आई एम रीडिंग अ कलेक्शन ऑफ ग्रीक मिथ्स। तो ग्रीक जो है ग्रीस से है तो ऑब्वियसली हमारे पास ये प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ। दिस बॉय इज़ पेंटिंग अ ग्रेट पिक्चर। तो ग्रेट अगेन ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव हुआ। द रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्नो स्टॉर्म हैज़ फाइनली पास्ड। तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिस्क्रिप्टिव और ये दोनों डिस्क्रिप्टिव हैं। रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्नो अगर आप इसको एक ही कंसिडर करते हैं तो फिर भी ऑब्वियसली डिस्क्रिप्टिव होगा, अगर आप इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो फिर भी डिस्क्रिप्टिव ही होगा, जिसको हम एट्रीब्यूटिव भी कहते हैं। मोस्ट पीपल आर पुअर इन दिस वर्ल्ड। तो मोस्ट पीपल ये हमारे पास क्वान्टिटेटिव है और पुअर ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव है। माई फादर वॉज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो माई इसमें पोजेसिव हुआ, पोजेशन को शो कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ये हमारे पास कॉमन एडजेक्टिव हुआ। मैनी स्कॉलर्स आर अटेंडिंग द रिसर्च कॉन्फ्रेंस। तो मैनी स्कॉलर्स ये हमारे पास क्वान्टिटेटिव हुआ और रिसर्च कॉन्फ्रेंस कौन सी है, वो रिसर्च है या कुछ भी है तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हुआ। तो आई होप कि आपको ये एडजेक्टिव की जो टाइप्स थी उनको समझने में और आइडेंटिफाई करने में आसानी हुई होगी इस पोर्शन को सुनने के बाद। Then we have another activity जिसमें we are supposed to write a short descriptive paragraph describing an object, place or person using different types of adjectives given below.
तो गिवन बिलो तो कुछ भी नहीं था, बस ये आपको एक डिस्क्रिप्टिव जिसमें आप डिस्क्रिप्शन देते हैं किसी चीज़ के बारे में। तो आप किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं, किसी प्लेस के बारे में या किसी पर्सन के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को यूज़ करना है। तो ये हमारे पास एक एक्टिविटी थी। मैंने जितनी यहाँ पे एडजेक्टिव की जो टाइप्स लिखी हैं ब्रैकेट में उनको डिफ़ाइन भी कर दिया। डिफ़ाइन से मुराद ये कि बता दिया कि वो साइज़ से रिलेटेड है या ओपिनियन से रिलेटेड है या मूड से रिलेटेड है, ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। In a small village, there is a beautiful garden filled with colorful flowers. The tall trees provide cool shade, making it a pleasant place to relax. A tiny pond with clear water sits in the middle where bright fish swim. The air is filled with the sweet smell of fresh roses. The peaceful garden is a favorite spot for the friendly villagers. तो इसमें जितने भी पोर्शन मैंने जितने वर्ड्स मैंने रेड के साथ बोल्ड किए, स्मॉल, ब्यूटीफुल, कलरफुल, टॉल, कूल, प्लेजेंट, टाइनी, क्लियर, ब्राइट, स्वीट, पीसफुल, फ्रेश एंड फ्रेंडली, ये सारे के सारे हमारे पास जो हैं वो एडजेक्टिव हैं। आप मज़ीद इनकी जो डिस्क्रिप्शन ब्रैकेट में लिखी है इसको भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये एक्टिविटी भी पसंद आई होगी। देन वी हैव पंक्चुएशन, हम इससे पहले काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं और आई होप कि आपके लिए एक इट्स अ पीस ऑफ केक। इस पर भी एक डिटेल वीडियो इंशाल्लाह बनेगी पंक्चुएशन मार्क्स की है इंशाल्लाह। सो मेनी थिंग्स पाइपलाइन में भी हैं और इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करनी है, लेकिन अब क्योंकि हम एक्सरसाइजेज को कर रहे हैं तो उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। न्यूज़ ब्रॉडकास्ट थ्रू डिफरेंट मीडिया हेल्प्स अस नो अबाउट द डे टू डे इवेंट्स इन द वर्ल्ड। तो न्यूज़ का एन कैपिटल होगा क्योंकि हमारी स्टेटमेंट वहीं से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे फुल स्टॉप क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। देन वी हैव न्यूज़, टेलीफिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज। तो तीन चीज़ें हैं, तो न्यूज़ के बाद कॉमा लगेगा और न्यूज़ का एन कैपिटल होगा क्योंकि सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि तीन चीज़ें हैं, न्यूज़ भी हैं, टेलीफिल्म्स भी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं, तो इन तीनों के दरमियान में कॉमा लगेगा और टेलीफिल्म्स के दरमियान में हाइफन आएगा क्योंकि ये हमारे पास कंपाउंड नाउन है, ठीक है। अगर आपने बटरफ्लाई लिखना है तो आप तो उसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, नॉर्मली हम इकट्ठा ही लिखते हैं, और क्लासरूम है तो उसको आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको अलग करके लिखना चाहते हैं तो दरमियान में आप हाइफन लाजमी लगाएंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छा यूज़ यहाँ पे आया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि टेलीफिल्म्स के बाद कॉमा आएगा या नहीं आएगा, ये एक काम की चीज़ है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस चीज़ पे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये कॉमा लगाया जाए ना लगाया जाए। तो स्टूडेंट्स आपको मैं बताऊं कि इस कॉमा को हम कहते हैं हार्वर्ड कॉमा या ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कॉमा लगाते हैं तो फिर भी अच्छी बात है, फिर भी ठीक है, ग्रामेटिकली कोई गलत नहीं है, पंक्चुएशन के अतबार से नहीं लगाते फिर भी ठीक है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप लगाएँ। उसकी रीज़न ये है कि ज़ाहिर है जब एक कॉमा की एक मज़ीद एक फ़र्दर एक स्पेसिफिक टाइप मौजूद है जिसको ऑक्सफोर्ड कॉमा या हार्वर्ड कॉमा कहते हैं, तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट करती है, तो हमें उसका यूज़ करना चाहिए, ठीक है। एंड डॉक्यूमेंट्रीज रिवॉल्विंग अराउंड सोशल इशूज़ इंक्रीज सोशल अवेयरनेस इन चाइल्ड एंड डेवलप देयर कंसर्न टुवर्ड्स सोसाइटी एंड स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन द मीडिया एंड कॉमन मैन। यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हुआ तो हमने फुल स्टॉप लगाया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये एक्टिविटी भी पसंद आई होगी। देन वी हैव फ्रेजल वर्ब्स एज यूजुअल। कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं, हम उनके मीनिंग्स को जानने की कोशिश करेंगे और उनके सेंटेंसेस बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है गिव इन, टू स्टॉप रेजिस्टिंग, टू सरेंडर यानी मान जाना या हथियार डाल देना। आफ्टर अ लॉन्ग आर्गूमेंट ही फाइनली गेव इन एंड एग्रीड टू हेल्प। सेकेंड वन इज गिव आउट, टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग और टू स्टॉप फंक्शनिंग। तो गिव आउट का मतलब लफ्जी मतलब है तकसीम करना या ख़त्म हो जाना। द टीचर गेव आउट द टेस्ट पेपर्स टू ऑल द स्टूडेंट्स, यानी कि टीचर ने तमाम के तमाम टेस्ट पेपर जो है वो तकसीम कर दिए स्टूडेंट्स में। देन वी हैव गिव अप, टू स्टॉप ट्राइंग टू सरेंडर। तो गिव अप का मतलब होता है हार मान जाना या किसी चीज़ को छोड़ देना। शी डिसाइडेड नॉट टू गिव अप एंड कॉन्टिन्यूड प्रैक्टिसिंग द पियानो एवरी डे। उसने फैसला किया कि वो प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ेगी और डेली बेसिस पे पियानो की प्रैक्टिस करेगी, ठीक है। देन वी हैव गो अगेंस्ट, टू अपोज और रेजिस्ट। और गो अगेंस्ट का लफ्ज़ी मतलब है ख़िलाफ़ जाना किसी चीज़ के या किसी चीज़ की मुखालफत करना। शी डिडंट वांट टू गो अगेंस्ट हर पेरेंट्स विशेस बट शी हैड टू फॉलो हर हार्ट। कि वो अपने पेरेंट्स की जो ख्वाहिशात हैं उनके ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहती, लेकिन शी हैड टू फॉलो हर हार्ट, को उसको अपने दिल की भी सुननी है, ठीक है। देन वी हैव गो अहेड, टू प्रोसीड और कंटिन्यू। गो अहेड का मतलब कि मज़ीद आगे बढ़ना या कोई काम आप शुरू करने जा रहे हैं तो उसके लिए भी आप कह सकते हैं। आफ्टर गेटिंग अप्रूवल दे डिसाइडेड टू गो अहेड विद द प्रोजेक्ट। कि जैसे उनको अप्रूवल मिला और अप्रूवल मिलने के बाद वो अपने जो भी उनका प्रोजेक्ट था उसके बाद उसको लेके आगे बढ़े या उसको मज़ीद आगे बढ़ाया, ठीक है।
देन वी हैव गो आफ्टर, टू परसू और चेज समथिंग और समवन, कि किसी चीज़ का पीछा करना, ताकुब करना भी मतलब है, लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक गोल है तो उस गोल के लिए कोशिश करने को भी हम गो आफ्टर कह सकते हैं। ही डिसाइडेड टू गो आफ्टर हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, कि उसने फ़ैसला किया कि जो उसका डॉक्टर बनने का ख्वाब है वो उसको फुलफ़िल करेगा या उसको परसू करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ डिस्कशन। आई होप कि आपने इस डिटेल्ड वीडियो को अच्छे से सुना होगा और आपने इसको अच्छे से समझा होगा। एक रिक्वेस्ट आपसे ये कि आप वीडियोस को कंप्लीट देखा करें, क्योंकि इसमें बाज़ दफ़ा कुछ माइनर पॉइंट्स होते हैं। ज़ाहिर है ग्रामर में हमें तो एक एक पॉइंट को लेके चलना होता है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जितना डिस्क्रिप्टिव वे में आपको समझा सकूं और कोई पॉइंट मुझसे मिस ना हो। तो अगर आप वीडियो को आगे करके देखते रहेंगे या उसको स्किप करेंगे तो ऑब्वियसली उससे आपको वो फ़ायदा हासिल नहीं होगा जो आपको कंप्लीट वीडियो देखने से हासिल होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।